हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार सिंह। आज हम बातचीत करेंगे अर्थशास्त्र के पहले अध्याय पालमपुर गांव की कहानी की। स्टूडेंट्स, यह भाग इसका अंतिम होगा। इससे पूर्व हमने इसके सारे प्रसंग को अच्छी तरह से डिस्कस किया था। आज हम बातचीत करेंगे इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण विषय गैर कृषि क्रिया के बारे में, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़। गैर कृषि क्रिया स्टूडेंट्स वह क्रिया है जो कृषि के अतिरिक्त की जाती है। यह कृषि के अतिरिक्त की जाने वाली आर्थिक क्रिया है जिसमें पालमपुर गांव के केवल 25% लोग ही गैर कृषि क्रिया में लगे हुए थे। अगर उदाहरण की बातचीत करेंगे तो डेयरी, कुटीर तथा लघु उद्योग, दुकानदारी आदि गैर कृषि क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसका महत्व इसलिए भी है कि यह आजीविका की वैकल्पिक सुविधा प्रदान कर कृषि पर ग्रामीण भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करती है। साथ ही साथ जो छोटे किसान मजदूर होते हैं उनका शहरी क्षेत्रों में पलायन को भी रोकती है। गैर कृषि क्रियाएं किसानों के लिए आय का साधन भी बनती हैं, रोजगार प्रदान करती हैं इत्यादि। अब हम बातचीत करेंगे गैर कृषि क्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के, जिसमें पहला डेयरी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित गैर कृषि क्रिया है। इसमें दुग्ध का उत्पादन होता है तथा दूध को निकट के गांवों में बेचकर आय अर्जित की जाती थी। इसके अलावा लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब रिकंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन को बनाना, यानी मिट्टी को विनिर्मित करके उसे बर्तन के रूप में ढालना। पालमपुर गांव में छोटे स्तरीय विनिर्माण के कार्य ही होते थे। तीसरे उदाहरण के रूप में पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में शहरों के थोक बाजारों से सामानों को खरीदकर गांव में लाकर बेचा जाता था और इस तरह से आय अर्जित की जाती थी। परिवहन गैर कृषि क्रियाओं का अगला उदाहरण है। पालमपुर और रायगढ़ के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं जो वहां के लोगों के साथ साथ वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसमें मुख्य रूप से रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, इस तरह के वाहन चलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुआ था। अब हम बात करेंगे गांव में गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के 4 प्रमुख उपायों की, ऐसे प्रयासों की जिससे गैर कृषि उत्पादन गतिविधियां में बढ़ोतरी होती है। सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचा का विकास, जैसे सड़कों का निर्माण, बैंकों की स्थापना तथा संचार सुविधाएं शामिल हैं। ये सभी आर्थिक विकास के मौलिक निवेश होते हैं। सेकेंड, बाजार का विस्तार। गैर कृषि गतिविधियां बढ़ाने के लिए ग्रामीण बाजारों का नगरीय बाजारों से संपर्क होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा व स्वास्थ्य, जिसके द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और व्यक्ति कुशल होकर गैर कृषि क्रियाओं में अपनी सहभागिता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, सस्ते ऋण।
गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे आधुनिक कृषि विधि की। आधुनिक कृषि विधि मुख्य रूप से हरित क्रांति के आने के पश्चात आया। यदि हम आधुनिक कृषि विधि क्या है यह जानने का प्रयास करें तो यह उत्पादन बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है। इसके अंतर्गत HYV सीड्स तथा अन्य आगतों का प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाता है। इस विधि की कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। आधुनिक कृषि विधि में हम जिन आगतों की बात करते हैं उसे केवल संपन्न किसान ही खरीद पाते हैं। गरीब किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बढ़ते प्रयोग के कारण भूमि की फर्टिलिटी में कमी आई है। साथ ही साथ हम देखते हैं नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से जल स्तर कम हो गया है। ये कुछ खामियां थीं, कुछ कमियां थीं जो आधुनिक कृषि विधि में देखने को मुख्य रूप से मिलती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के विषय में जिनके बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। जैसे आधुनिक कृषि विधि में हमने HYV सीड्स की बात की थी, तो कभी कभी यह पूछा जाता है कि HYV सीड्स और जो ट्रेडिशनल परंपरागत बीज हैं उनमें क्या अंतर है। तो HYV सीड्स प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देते हैं जबकि परंपरागत बीज उसके मुकाबले कम। HYV सीड्स अपेक्षाकृत अधिक सिंचाई की मांग करते हैं जबकि परंपरागत बीज जो है वो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। HYV सीड्स के लिए निवेश की आवश्यकता होती है जबकि परंपरागत बीजों को ऐसे निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह कम खर्चीले होते हैं। स्टूडेंट्स, हमें रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में भी समझना चाहिए। रबी की फसलें सर्दी ऋतु में होती हैं जबकि खरीफ फसलें वर्षा की ऋतु में होती हैं। रबी फसल का मुख्य उदाहरण गेहूं है जबकि खरीफ फसल के मुख्य उदाहरण ज्वार, बाजरा आदि हो सकते हैं। रबी फसल मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है, जबकि खरीफ की फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर-नवंबर में काटी जाती हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को बहुविध फसल प्रणाली या बहुविकल्पी फसल प्रणाली या एकाधिक फसल प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो है एक वर्ष में भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलें उगाने की प्रक्रिया है, जबकि आधुनिक विधि HYV सीड्स तथा अन्य आगतों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया है। मल्टी क्रॉपिंग भूमि की फर्टिलिटी को बनाए रखने तथा उत्पादन बढ़ाने का एक प्राकृतिक ढंग है, जबकि आधुनिक विधि लैंड की फर्टिलिटी तथा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक ढंग है। बहुविधि फसल प्रणाली सामान्य रूप से गरीब किसान अपनाते हैं क्योंकि यह कम खर्चीली होती है तथा इसमें अधिक आगतों की आवश्यकता भी नहीं होती। आधुनिक विधि अमीर किसानों द्वारा अपनाई जाती है क्योंकि इसमें अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिसके लिए अधिक पूंजी निवेश करना होता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब यह चैप्टर समाप्त होता है। मैं अपने अगले वीडियो क्लास में आपको इसका रिवीजन कराऊंगा। थैंक यू।